यूक्रेन के 600 सैनिकों को मारने का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बयान को जारी किया। रूस के हमले में मारे गए 600 सैनिक, मिसाइल, बम और ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहन भी इसमें तबाह हुए हैं। यूक्रेनी छावनी पर हुआ हमला इस बात का प्रमाण है कि यूक्रेन में अब पहले से ज्यादा रक्तपात होने वाला है। ट्रंप का शांति प्रयास असफल हो गया है। इस हमले से पहले ही परमाणु हथियार विभाग के निदेशक ने यूरोप को एटमी चेतावनी जारी की है। खुद पुतिन ने परमाणु हथियार हेडक्वार्टर का दौरा किया। न्यूक्लियर रिसर्च करने वाली रोस एटम कंपनी के मुख्यालय से पुतिन ने संदेश दिया कि रूस को अनिश्चित हालात के लिए तैयार रहना होगा। रूस की एटमी तैनाती पर भी बड़ी रिपोर्ट है। ये सभी संकेत बता रहे हैं कि पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी हो गई है। इस मिशन में अगर यूरोप आड़े आता है तो वो भी टारगेट पर है। ना पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक होने जा रही है, ना ही युद्ध विराम पर कोई फैसला किया जाने वाला है। पुतिन का अंतिम फैसला यही है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए युद्ध जरूरी है। बीते 3 दिन से यूक्रेन पर जिस तरह बारूद बरसाया जा रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि अब ट्रंप का प्लान फेल हो चुका है। यूक्रेन पर हमलों के साथ ही पुतिन ने उसके मददगार यूरोपीय देशों को भी परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। 22 अगस्त को पुतिन का विमान मॉस्को से उड़ा। कुछ देर बाद इस विमान की लैंडिंग रूस के सारोव शहर में हुई। सारोव शहर पहुंचकर पुतिन ने अपने विरोधी देशों को चेतावनी जारी कर दी। सारोव में रूसी सेना के टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों से मिले, और ये कोई आम दौरा नहीं था, क्योंकि सारोव रूस के परमाणु हथियार निर्माण का मुख्यालय है। सारोव में रोसएटम यानी परमाणु हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी का मुख्यालय है। यहाँ परमाणु तकनीक पर रिसर्च की जाती है। रूस का पहला परमाणु बम इसी शहर में बना था। पुतिन ने सारोव पहुंचकर रोसएटम के अधिकारियों से मुलाकात की। इसी मंच से पुतिन ने ऐलान कर दिया कि रूस की परमाणु शक्ति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। ये रूस का कवच भी है और विध्वंसक हथियार भी। अस्सी साल पहले 20 अगस्त 1945 को रूस में न्यूक्लियर रिसर्च कमेटी बनाई गई। 29 अगस्त 1949 को रूस ने पहले एटम बम का टेस्ट किया। इस एटम बम को यूली बोरिसोविच खारितोन ने डिजाइन किया था। सारोव में पुतिन ने यूली खारितोन के स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर आभार जताया। लेकिन जिस वक्त पुतिन सारोव शहर में परमाणु वैज्ञानिकों का आभार प्रकट कर रहे थे, उसी वक्त रोसएटम निदेशक एलेक्सी लिखाचेव ने एटमी धमकी जारी कर दी। रूस इस वक्त सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इसका अर्थ है कि हमें अपने परमाणु हथियारों को उन्नत बनाते रहना होगा। रूस के पास धरती के सबसे एडवांस्ड परमाणु हथियार है। उसके परमाणु भंडार का मुकाबला नहीं है। रोसएटम के प्रमुख के इस चेतावनी के साथ ही रूस ने अपनी परमाणु सबमरीन और युद्धपोत भी यूरोप और अमेरिका के करीब तैनात कर दिए हैं। रूस के नोवाया ज़िमेलिया परमाणु नेवल बेस से बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर में तैनाती हो गई है। नॉर्वेजियन सागर में रूस की 2 परमाणु सबमरीन्स को तैनात किया गया है और इसके साथ ही बैरेंट्स सागर में 2 परमाणु युद्धपोत भी पहुंच गए। इन पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड हैं। इन दोनों के टारगेट पर यूरोप के वो देश हैं जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, जैसे यूके, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड।
इन देशों के अलावा रूसी फ्लीट की रेंज में पूरा यूरोप आ रहा है। यहां से जहां चाहे हमले किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ भी न्यूक्लियर शील्ड तैयार कर दी गई है। ईस्ट साइबेरियन सागर में रूस ने 2 परमाणु सबमरीन्स को तैनात किया है। युद्ध छिड़ने की स्थिति में यहां से अमेरिका पर सीधे हमले किए जा सकते हैं। पुतिन का सारोव दौरा इसी बात का संकेत है कि रूस एटमी युद्ध के लिए तैयार है। उसके 95% परमाणु अपग्रेड हो चुके हैं। अठारह अगस्त को वॉशिंगटन वार्ता के बाद जब पुतिन और ट्रंप की फोन पर चर्चा हुई, तब लग रहा था कि युद्ध विराम पर मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन 5 दिन बीतते बीतते परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंकाएं बढ़ने लगी। क्योंकि ट्रंप ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तों पर सहमत नहीं कर पाए और इसके बिना रूस युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि रूस का लक्ष्य है पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण जमाना और ये रूस के विदेश मंत्री के बयान से मिले संकेत बता रहे हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेनी सरकार से यूक्रेनियों की रक्षा करना ही क्रेमलिन का लक्ष्य है। यूक्रेन के रूसी भाषी लोगों को सम्मान और सुरक्षा के बिना यूक्रेन के साथ दीर्घकालिक समझौते नहीं हो सकते। रूस ने कहा है कि यूरोप उस पर युद्ध भड़काने के आरोप लगाता है, लेकिन रूसी है जो महासंग्राम छिड़ने से रोके हुए है। अगर रूस के लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो जंग का विस्तार तय है। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध विराम लागू नहीं होने के लिए भी जिम्मेदार यूक्रेन ही है। इसीलिए रूस ने कहा है कि बिना किसी एजेंडे के यूक्रेन के साथ बैठक नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक तब तक ट्रंप की कोरी कल्पना है जब तक कि ज़ेलेंस्की हठ नहीं छोड़ते हैं। ट्रंप पुतिन की इस शर्त पर सहमत है कि यूक्रेन को नेटो सदस्यता नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही डोनबास से यूक्रेनी सेना हटाने पर भी सहमति थी। अब आप देखिए, डोनबास को रूसी क्षेत्र घोषित किए जाने पर अब विचार कर रहा था और इसके अलावा यूक्रेन के सैनिक हथियार हटाए जाने पर भी वार्ता होनी थी। क्रेमलिन ने सुरक्षा गारंटी प्लान में चीन रूस के शामिल होने की शर्त को रखा था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन सभी शर्तों को खारिज कर दिया, इसलिए युद्ध विराम वार्ता भी आगे बढ़ नहीं पाई। आप रिपोर्ट देखिए। दरअसल ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सरकार के अहम पदों पर बैठे अधिकारियों को लग रहा है कि पुतिन अस्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। वो यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करके भविष्य की जंग की तैयारी के लिए समय चाहते हैं। यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप के देश भी इस मुद्दे पर यूक्रेन के साथ हैं। वो लगातार यूक्रेन को मदद और सुरक्षा की गारंटी के पक्षधर हैं। इसीलिए युद्ध विराम के बजाय मामला महासंग्राम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। पुतिन ने न्यूक्लियर हेडक्वार्टर से पूरे यूरोप के लिए चेतावनी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लुहांस्क में 3 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने
सटीक हमला किया है बूचा पार। हमले में शामिल थे सैनिकों ने किया था घर पर कब्जा। रूसी सैनिकों का गोला बारूद भी नष्ट हुआ। कैस्पियन सागर रूस का सबसे सुरक्षित हथियार रूट है। जंग शुरू होने के बाद से समंदर के इसी रास्ते से हथियार ईरान से रूस पहुंचते हैं, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस के इस हथियार रूट पर भी हमले शुरू कर दिए। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने यहां पर हमला करके एक रूसी कार्गो शिप को तबाह कर दिया। यह शिप ईरान से रूस हथियार लेकर पहुंची थी। अब सवाल यह है कि यूक्रेनी जमीन से 850 किलोमीटर दूर समंदर के इस इलाके तक यूक्रेनी ड्रोन ने इतना सटीक हमला कैसे कर दिया। टीवी 9 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस का सबसे सुरक्षित हथियार रूट भेद दिया है। वो हथियार रूट जिससे अभी तक सैकड़ों टन बारूद रूस पहुंचा। अब उसी हथियार रूट को यूक्रेन ने न सिर्फ डिकोड कर लिया है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति को समंदर में बड़ी चोट दी है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में बड़ा ड्रोन हमला किया। यह हमला रूस के ओलिया बंदरगाह पर किया गया। हमले में रूस के एक कार्गो शिप को नुकसान पहुंचा है। इस कार्गो शिप का नाम पोर्ट ओलिया 4 है। दावा है कि हमले में कार्गो शिप का एक हिस्सा डूब गया। इस कार्गो शिप पर यूक्रेन ने 14 अगस्त को हमला किया था, जिसका खुलासा अब ब्रिटेन ने किया है। साथ ही जहाज की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिप का आगे वाला और पिछला हिस्सा समंदर के ऊपर है, जबकि बीच वाला हिस्सा पूरी तरह से समंदर में डूब चुका है। इसे कैस्पियन सागर में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई बार ओलियोपोर्ट पर हमले कर चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उसके ड्रोन अटैक ने रूसी जहाज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पोर्ट ओलिया 4 जहाज की लंबाई 400 फीट है। यह अपने साथ 5185 मीट्रिक टन वजन लेकर जा सकता है। 2014 से इसकी तैनाती कैस्पियन सागर में थी। यह रूस और ईरान के बीच माल ढुलाई का काम करता था। दावा है कि 2022 के बाद इस शिप के जरिए ईरान से रूस हथियार ट्रांसफर होते थे। हमले के वक्त भी यह शिप ईरान से हथियार और ड्रोन लेकर पहुंचा था। ओलिया पोर्ट से इन ड्रोन और हथियारों को रूसी सेना के लिए वॉर ग्राउंड में पहुंचाया जाता, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन ने शिप को समंदर में डुबो दिया। दावा है कि जब शिप पर हमला हुआ उस वक्त ये ओलिया पोर्ट के बेहद करीब मौजूद था। हमले के बाद रूस ने दूसरे कार्गो शिप के जरिए बचे हुए हथियारों को निकाला, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरें भी करती हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हमले के ठीक बाद ली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में समंदर के ऊपर नजर आ रहा ये शिप का अगला और पीछे वाला हिस्सा है। वहीं शिप का बीच वाला हिस्सा समंदर में समा चुका है। शिप के पास में एक दूसरा कार्गो शिप और क्रेन नजर आ रही है। दावा है कि क्रेन के जरिए हथियारों को दूसरे कार्गो शिप में शिफ्ट किया जा रहा है। रूस का कार्गो शिप हथियार लेकर ईरान के अमीराबाद बंदरगाह से चला था और इसके बाद से कैस्पियन सागर से होते हुए रूस के ओलिया बंदरगाह पहुंचा। ओलिया बंदरगाह के पास पहुंचते ही एक यूक्रेनी ड्रोन इस शिप से टकराया और उसके बाद शिप के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। अमीराबाद बंदरगाह से ओलिया बंदरगाह की दूरी 1141 किलोमीटर है। यह शिप यहां पर 5 दिन का सफर तय करके पहुंचा था। अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप को तबाह करने वाले ड्रोन ने डोनेट्स्क के पास से उड़ान भरी थी और इसके बाद यह रूसी कब्जे वाले इलाके से होते हुए रूस के रोस्टोव, वोल्गोडोनेस्क और एलिस्ता से होते हुए ओलिया बंदरगाह पहुंचा। इस ड्रोन ने 850 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला किया। वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बड़ी खबर, रूस से युद्ध की तैयारी में पोलैंड फ्रंटलाइन पर तैनाती शुरू। पोलैंड सीमा पर भेज रहा है टैंक। बेलारूस से टकराव की आशंका। सुवाल की कॉरिडोर पर सेना बढ़ा दी गई है। रूस यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया भी शामिल। यूक्रेन के खिलाफ उतरे कोरियाई लड़ाके। उत्तर कोरिया ने जारी किया है वीडियो। पश्चिमी रूस में तैनात कोरियाई सेना DPRK ने रूस के लिए बढ़ाया है सहयोग।
अगस्त के आखिर तक युद्ध विराम की कोशिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और पुतिन को 2 हफ्ते में युद्ध विराम करने के लिए कहा है। और इस बीच दोनों देशों की तरफ से युद्ध की तैयारी हो रही है। खास तौर पर बड़े स्तर पर मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। यूक्रेन की मदद यूरोपीय देश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जबकि दूसरे देश लगातार बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर 2 हफ्ते में युद्ध विराम नहीं हुआ तो यूरोप में तबाही का जलजला आ सकता है। युद्ध के दूसरे दौर में मिसाइलों से भारी तबाही की आशंका है। अब वार्ता नहीं, सीधा प्रहार होगा। अब शांति नहीं, बारूदी सुनामी आएगी। क्योंकि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की तरफ से साफ और सीधा संकेत मिल चुका है कि अगस्त के आखिर तक मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। ज़ेलेंस्की बिना सुरक्षा की गारंटी के वार्ता नहीं करना चाहते हैं। पुतिन डॉनबास के संपूर्ण विलय की गारंटी के बाद ही युद्ध विराम की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच ट्रंप ने भी युद्ध विराम की कोशिशों से हाथ पीछे खींच लिया है। इस बीच यूरोपीय देशों का मंसूबा पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि वो शुरुआत से ही पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे। यूरोप ने सर्दियों तक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि रूस पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयार था। रूस ने हमले का ट्रेलर दिखा दिया है। और संकेत दिया है कि वो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन का विस्फोट हुआ, जो बेलारूस की तरफ से आया था। जिस जगह ड्रोन गिरा वहां से पोलैंड की राजधानी सिर्फ 80 किलोमीटर दूर थी। जबकि लिथुआनिया में भी रूसी ड्रोन दाखिल हुआ, जिसके बाद नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और रूस को काउंटर करने के लिए प्लान बनाया गया। अभी तो रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जिससे नेटो देशों में हड़कंप मच गया। सोचिए, अगर रूस ने परमाणु हमले करने का प्लान बना लिया तो हालात क्या हो सकते हैं। यूरोप में 2 देश परमाणु ताकत से लैस हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, जबकि रूस के पास इन दोनों देशों से करीब 10 गुना ज्यादा परमाणु बम है। ऐसे में अगर ट्रंप पूरी तरह से नेटो से हाथ खींच लेते हैं तो यूरोप में भारी तबाही कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। नेटो रूस के पास बेस बनाकर मिसाइलें तैनात कर सकता है। पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी 860 किलोमीटर, जबकि दूसरे बाल्टिक देश की मॉस्को से दूरी है 850 किलोमीटर। इसी तरह से तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी है 790 किलोमीटर। पोलैंड में पहले से ही मिसाइल बेस है, जो कि मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है। और इसी तरह से नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है। जबकि रोमानिया में भी नेटो सैन्य ठिकाना बना रहा है, जहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला कर सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी 1300 किलोमीटर है और इसी तरह से बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर नेटो हमला कर सकता है। एक तरफ यूरोपीय देशों को हथियारों का प्रोडक्शन करने के लिए ईयू ने कहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी फ्लेमिंगो मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है।
अभी रोज एक फ्लैमिंगो मिसाइल यूक्रेन बना रहा है, जिसे सितंबर में बढ़ाकर एक दिन में 3 करने का लक्ष्य है, जबकि अक्टूबर में 200 फ्लैमिंगो मिसाइल बनाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। अगर फ्लैमिंगो का प्रोडक्शन बताए वक्त के हिसाब से हो गया तो फ्लैमिंगो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे F-16 मिलने के बाद से यूक्रेन ने रूस में घुसकर तबाही मचाई थी। यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो और फ्रांस से मिली स्कैल्प मिसाइल के दम पर रूस में कई बड़े हमले किए हैं। अब यूक्रेन फ्लैमिंगो मिसाइल की बड़ी खेप बना रहा है। शुरुआत में करीब 1000 मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिसमें ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है। कहा जा रहा है कि फ्लैमिंगो सोवियत काल के ड्रोन Tu-141 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें काफी बदलाव करके यूक्रेन ने फ्लैमिंगो मिसाइल बनाई है। फ्लैमिंगो और Tu-141 एक जैसे दिखते भी हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ब्रिटेन के इंजीनियर यूक्रेन पहुंचकर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। तभी 1 साल के कम वक्त में फ्लैमिंगो बनाकर उसका टेस्ट भी कर लिया गया। अब रूस यूक्रेन में मिसाइल युद्ध होने की आशंका है। यूक्रेन 1000 फ्लैमिंगो मिसाइल बना रहा है, जबकि रूस ऑरिशनिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। यूक्रेन की फ्लैमिंगो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि रूस की ऑरिशनिक एक हाइपरसोनिक IRBM है। फ्लैमिंगो जमीन से लॉन्च की जाती है, जबकि ऑरिशनिक एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट की जा सकती है। फ्लैमिंगो की रेंज 3000 किलोमीटर है और रूसी ऑरिशनिक की जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर है। फ्लैमिंगो की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ऑरिशनिक बेहद तेज गति से हमला करती है। उसकी स्पीड है 12000 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्लैमिंगो 1150 किलो विस्फोटक ले जा सकती है और ऑरिशनिक 1200 किलो विस्फोटक से हमला कर सकती है। फ्लैमिंगो की टेस्टिंग पूरी हो गई है, अब प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि ऑरिशनिक रूसी सेना को मिल गई है। रूस ने ऑरिशनिक से निप्रो पर पहला अटैक भी किया था। जमीनी जंग से ज्यादा हवाई हमले दूसरे दौर के युद्ध में हो सकते हैं। इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने में लगे। नेटो ने तो फरमान जारी कर दिया है, रूस का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों का प्रोडक्शन जरूरी है। साथ ही ज्यादा मारक क्षमता वाले हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिससे सर्दियों में यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब दे सके। ये फैसला पोलैंड और लिथुआनिया में गिरे रूसी ड्रोन के बाद लिया गया। इसमें 3 बड़े कदम उठाए गए। यूरोपीय देश ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाएं, नए हथियार खरीदकर यूक्रेन को दिए जाएं। अमेरिका को यूक्रेन की मदद जारी रखने के लिए कहा जाए। रोमानिया अपना एयरबेस नेटो के नियंत्रण में दे। बेल्जियम को उसके 11 F-35 यूक्रेन को देने के लिए कहा गया। जबकि नेटो खुद भी अपने सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी कर रहा है। खासतौर से रूस के पास पड़ने वाले देशों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी पुतिन अगर यूक्रेन का खात्मा करने के बाद यूरोपीय देशों की तरफ बढ़ते हैं तो यूरोप के इतिहास की सबसे भयानक जंग शुरू होने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।